एवरीबॉडी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का जितने भी ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बोला था कि जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक दो लेक्चर में मैंने बताया था, वो खत्म हो चुका है, डरो नहीं। वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं उसका वन शॉट लेके आऊंगा। ये जो है बस उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं सिर्फ सब्जेक्टिव। मैंने सब्जेक्टिव और प्लस उसके नोट्स मैंने लिखवा दिया है, वो 3-4 लेक्चर तक खत्म हो गया है। और ये जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। और इतना ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव है ही। इसके बाद जब ये पैनल चेंज करूंगा, मैं जब दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगा उसमें उन सब वर्ड के बारे में लिखवाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा जाता है, आपसे पूछा जाता है। जैसे दंत अस्थिक्षय क्या है, चाइल्ड क्या है, काइम क्या है, ये सब जितने भी वर्ड है मैं आपको इसके नेक्स्ट पैनल पर बताऊंगा। फिलहाल जो है अभी इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप इसे नोट कर लेना। फिलहाल तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं यार। जैसे ये पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम पोषण, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। उसका ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद बहुत सारे कुछ वर्ड जैसे मैंने आपको बताया था वो भी है, उसमें से भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। तो वह सभी क्रिया जिससे जीवों का भरण पोषण होता है वह जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्या है? तो वह सभी क्रिया जिससे जीवों का भरण पोषण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, घटपर्णी, बीनस फ्लाई तथा संडीयू कीटभक्षी पौधा है, जबकि अमरबेल परजीवी पौधा है। जैसा जब मैं आपको पोषण के बारे में पढ़ा रहा था, तो जब मैंने लिखवाया था स्वपोषी पोषण, अपर पोषी पोषण, उसके नीचे मैंने बोनस लिखवाया था कि जो अमरबेल है, यहाँ पे अमरबेल वो कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीट खाते हैं, कीट भक्षी होते हैं। जैसे ये घटपर्णी हो गया, बीनस फ्लाई तथा संडीयू, ये क्या है? कीट भक्षी पौधा है, ठीक है। वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या है? कीट भक्षी पौधा है। तो आपको कमेंट में ही बताना है कि जब ये कीट भक्षी है तो क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो फिर ये कीट क्यों खाते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करना मुझे, ठीक है। फिलहाल अभी हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यूग्लिना को हरा जंतु कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। यूग्लिना को पादप तथा जंतु के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। यूग्लिना जो है उसे हम हरा जंतु कहते हैं क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होने का मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है तथा इसे पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी, जो यहाँ पे लिखा है मैंने योजक कड़ी, ये योजक कड़ी भी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, जबकि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। और जो छोटी आंत की चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जब मैंने बताया था ना मुख गुहा के बारे में, मैंने लिखवाया था मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। 3 जोड़ी कहने का मतलब है 6 लार ग्रंथि, जिसमें से ये तीन के नाम ही हो गए, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, और इन्हीं के जोड़े में पाई जाती हैं सभी। हो गए ना 6। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक। दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, जो डेंटाइन के ऊपर रहता है। हमारा जो दांत है उसके जो ऊपर वाला भाग है उसको इनामेल बोलते हैं, इनामेल, ठीक है। और इस इनामेल के नीचे क्या होता है? डेंटाइन। इनामेल कहते हैं जो डेंटाइन के ऊपर रहता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत मस्त, सभी बहुत मस्त है। ये भी एटीपी जो है, एटीपी कोशिका में संचित ऊर्जा है जिसे जैव मुद्रा या जैव ऊर्जा, जैव मुद्रा या जैव ऊर्जा क्या है? तो एटीपी है, जो कहाँ रहती है? कोशिका में संचित रहती है। उसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव, अमाशय के अग्रभाग कार्डियक तथा पश्च भाग पाइलोरिक भाग है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, पाइलोरिक तथा पुंडिक।
जो कार्डियक है वो उसका पहला भाग है, ये जो पाइलोरिक है वो सबसे अंतिम भाग है, और जो बीच का भाग है उसे बोलते हैं पुंडिक। ठीक। अमाशय में जठर ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से ये मत सोचना जठर ग्रंथि एक ग्रंथि नहीं, उसमें से 3 कोशिकाएं मिलके श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, भीतीय या अमलजन कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, ये तीनों कोशिका मिलके जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। तीनों मिलके जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ठीक है। जो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका है वह म्यूकस का स्राव करती है। जो श्लेष्मा है वो म्यूकस का स्राव करती है। भीतीय या अमलजन कोशिका है वह HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्लू से लिख देता हूं, लिख नहीं अंडरलाइन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भीतीय या अमलजन कोशिका किसका स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। मुख्य या जाइमेजिन कोशिका, इस जाइमेजिन कोशिका या निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव करती है। ये तीनों कोशिका मिलकर जठर ग्रंथि बनाती हैं तथा ये तीनों स्राव, जो म्यूकस हो गया HCl है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है, ये तीनों स्राव मिला के जठर रस बनाता है। ये जो आपको दिख रहा है HCl अम्ल, ये इस निष्क्रिय पेप्सिन को, पेप्सिनोजेन को सक्रिय बनाता है। जो इसको मैं इसके नेक्स्ट वाले पैनल पर लिख देता हूं, उसको सक्रिय बनाता है तथा इन तीनों को मिला के जठर रस कहते हैं। तो एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे निकल जाता है, जैसे कि जठर रस में कौन कौन जठर रस जो है वो किस किस चीज से मिलने से बनता है? तो म्यूकस, HCl तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ठीक है। और इनके स्राव जो कोशिका करती है वो इनके नाम है श्लेष्मा या म्यूकस, जो म्यूकस का स्राव करती है, भीतीय या अमलजन कोशिका जो HCl का स्राव करती है, और मुख्य या जाइमोजिन कोशिका जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव करती है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो HCl है, HCl क्या है? अम्ल है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे अमाशय में HCl की क्या भूमिका है, या हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अभी मैं इसके आगे बता दूंगा। ये खैर 2 नंबर का क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। जितने भी आप जहां भी पढ़ते हो जरूर ये टीचर आपको ये बात बताएंगे, ये क्वेश्चन जरूर आपको बताएंगे। नहीं बताएंगे मैं बताऊंगा यार। तो अभी देखते हैं फिलहाल इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। तब तक ये मैं रफ करता हूँ, कुछ और लिखता हूँ अपने। उम्मीद करता हूँ आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब देखते हैं इसका नेक्स्ट पैनल। जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो जठर रस है उसमें HCl होता है, म्यूकस होता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो HCl है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, यहाँ मैंने लिखा है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, तथा जब ये पेप्सिन है ये भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सारी बात मैंने लिख दी है। जैसे बता देखो, निष्क्रिय HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। जो हमारे जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था उसको क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन ये भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो पेप्सिन क्या करता है? ये भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये पेप्सिन सक्रिय होता है जो कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से बना होता है। उसको HCl इस पे कार्य करके उसको सक्रिय बनाता है। उसके बाद HCl भोजन में मौजूद रोगाणुओं को मारता है। HCl क्या करता है? वो अम्लीय होता है तथा भोजन में मौजूद रोगाणुओं को मारता है। मैंने बताया था कि एक आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको यही सब पॉइंट लिख देना। जैसे हमारे अमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है या निम्नलिखित भूमिका है। HCl भोजन में मौजूद रोगाणुओं को मारता है। HCl अम्लीय होता है जो भोजन में मौजूद रोगाणुओं को मारता है। एक पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। ठीक है। ये क्या हो गया? ये 2 नंबर का आपका जो क्वेश्चन था उसको आंसर भी हो गया तथा ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं लिखवा भी दिया हूँ, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। क्या, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं लेक्चर करा रहा था, मे बी शायद 3rd या 4th लेक्चर होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पेट में अमाशय में जो है
HCl जो बहुत खतरनाक अम्ल है, जो बॉडी पे कहीं पड़ जाए तो जल जाता है। तो मैंने बताया था कि वो जलने से बचाने के लिए हमारे अमाशय पे एक कोटिंग होती है, एक परत होती है जो म्यूकस की होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो अमाशय की ये अम्लजन कोशिका है जो HCl का स्राव करती है, वो बहुत ज्यादा HCl का स्राव कर देती है, जिससे वो म्यूकस कम हो जाता है और HCl ज्यादा, तो हमारा जो अमाशय वो कहीं कहीं जल जाता है, मतलब उससे वहां पे घाव हो जाता है। उस घाव को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये घाव तभी होता है ना जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रह जाए, लंबे समय तक खाना ना खाए, तब उसके अमाशय में घाव बन जाता है, छोटा सा अंदरूनी अंदर घुस के, जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। मतलब आप टाइम पे खाना खाया करो, जब भी आपका टाइम है, जब भी आपका शेड्यूल है खाना खाने के, तभी आप खाना खाया करो, ठीक है। तो ये भी अमाशय में अम्ल की अधिक स्राव से अमाशय की दीवार पर घाव बन जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत मस्त पॉइंट है, इसके नीचे शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। हमारे जो आहार नाल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आहार नाल में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई जैसे पहले मैं लिखवाया हूं ना 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो शाकाहारी जंतु उनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनमें सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, इसलिए उनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। और जो मांसाहारी जंतु है उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है, ठीक है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का प्रथम भाग है, मैं यहाँ पे देखो छोटी आंत 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है। पहले ग्रहणी की बात करते हैं, यह प्रथम भाग है छोटी आंत का। इसमें अग्न्यासी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी खुलती है। मतलब ग्रहणी से जो है 2 वाहिनी जुड़ी होती है, एक अग्न्यासी वाहिनी तथा दूसरा मूल पित्त वाहिनी। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है तथा इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। इलियम अंतिम भाग, ठीक है। इसका अधिकांश भाग लिखने का मतलब छोटी आंत का सबसे ज्यादा भाग इलियम ही है। पच्य भोजन का अवशोषण, जैसा हमें पता है कि पच्य भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के किस भाग में होता है? छोटी आंत के इलियम भाग में छोटी आंत में होता है। अगर उसमें भी ऑप्शन छोटी आंत ना दे के इलियम दे तो इलियम टिक कर देंगे, ठीक है। अब कुछ जैसे छोटी आंत है उसमें बहुत सारे रस मिलते हैं, जैसे यकृत रस, अग्न्यासी रस, आंत्र रस, वो सब मिल के भोजन में का पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। उसमें जितने भी प्रोटीन है, वसा है, जितने भी चीजें सबका पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। यकृत, ये भी आप में एक छोटा सा टॉपिक पैराग्राफ है। यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। इसका भार करीब 1.5 kg, 1.5 kg मतलब 1 kg फिर आधा kg, ठीक है, 1.5 kg होता है। पित्त का स्राव करती है यकृत। स्रावित पित्त पित्ताशय में संचित, मैं सब पॉइंट लिख दिया हूं, ऐसे ही आप करके लिख लेना, ऐसे फिगर टाइप का, तो ज्यादा समझ में आएगा, गैदरिंग ज्यादा नहीं होगी, अच्छे से आप पढ़ पाओगे, रिविजन टाइम आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी ग्रंथि है, भार इसका करीब 1.5 kg होता है। पित्त का स्राव करती है यकृत। स्रावित पित्त पित्ताशय में संचित रहता है। पित्त हरे रंग का क्षारीय पदार्थ है, इसमें कोई यहाँ पे कोई ई छूट गया है, कोई इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये रहा छोटी आंत के बारे में और यकृत के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड के बारे में देखेंगे जो एनसीईआरटी हमें बताती है, तो ये तो भर गया, इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे देखेंगे हम। अभी तो फिलहाल कुछ और ज्यादा नहीं, बस 1-2 ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसे इतना ही होंगे, ज्यादा नहीं, वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कुछ सारे वर्ड। इस जो ये वीडियो है जो 1 शॉट है, कभी चिंता नहीं करना कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी की एक पॉइंट आप देख लेना, एनसीईआरटी से ही लिखवा रहा है, उसके बाहर का कुछ नहीं, ठीक है। और हमें पता है यार हमारे सिलेबस ही एनसीईआरटी है। तो अभी देखते हैं फिलहाल इसके नेक्स्ट पैनल पे। अभी मैंने आपको यकृत के बारे में बताया, अब अग्न्याशय आंत, बड़ी आंत, उसके बाद ये खत्म, इसके चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव है खत्म हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय अमाशय के ठीक नीचे उपस्थित, अमाशय के जो ठीक नीचे होता है अग्न्याशय, अमाशय के ठीक नीचे
मतलब बाहर की साइड होती है ग्रहणी, उसके जस्ट पीछे की साइड होता है क्या, अग्नाशय। रंग पीला, यह पीले रंग का होता है। अनेक पतली पतली नलिकाएं मिलकर अग्नाशी वाहिनी, अग्नाशय से क्या होता है, छोटी छोटी वाहिनी निकलती है पतली पतली, वो सभी मिलके अग्नाशी वाहिनी बनाती है। अग्नाशय, अग्नाशी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियेज नामक एंजाइम होता है। जो अग्नाशी रस है उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियेज नामक एंजाइम होता है। अब आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि की जैसे मैंने बताया था कि छोटी आंत में भोजन अग्नाशी रस, तो अग्नाशी रस के बारे में भी बताया आपको। आंत्र रस, जठर रस, जठर रस के बारे में बता दिया। बचा क्या है, आंत्र रस। आंत रस छोटी आंत में उपस्थित, जो आंत ग्रंथि है, आंत ग्रंथि से आंत रस या जिसे सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, उसका स्राव होता है छोटी आंत में उपस्थित। ये जो आंत रस है कहाँ उपस्थित रहता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में उपस्थित स्राव आंत रस या सक्कस एंटेरिकस। जो आंत्र ग्रंथि है वो आंत्र रस का स्राव करती है, उसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। ठीक है। अब ये बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत जो है बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच में एक नलिका होती है जिसे सिक्कम कहते हैं। लिखा मैंने, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं। ठीक है। बड़ी आंत के दो भाग, कोलम तथा मलाशय या रेक्टम। अब बड़ी आंत को भी दो भागों में बांटा गया है, कोलम या रेक्टम, मलाशय बोलते हैं। बड़ी आंत में भोजन बोल रहा हूँ, जल का अवशोषण होता है तथा अपचा भोजन अस्थायी रूप से संचित रहता है। अभी जो कोलन है, कोलन जो बड़ी आंत का भाग है, इसको तीन भागों में बांट दिया गया। बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कोलम, रेक्टम। अब कोलम को तीन भागों में बांटा गया है, ऊपरगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है। बड़ी आंत में जैसे मैंने बताया कि उसमें क्या रहता है, अपचा भोजन अस्थायी रूप से संचित रहता है। अपचा भोजन, पहले छोटी आंत के इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। जितना भोजन अवशोषण हुआ उतना हुआ, जो नहीं हुआ उसे हम अपचा भोजन बोलते हैं। अपचा भोजन इलियम से आता है कोलन में, कोलन से रेक्टम, रेक्टम जो है बड़ी आंत का अंतिम भाग है, यहाँ अस्थायी रूप से संचित रहता है। टाइम पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है यार। फाइनली यार, इस चैप्टर के जितने भी बुक से ऑब्जेक्टिव थे वो खत्म हो चुके हैं। अभी मैं जब कब से बोल रहा हूँ कि कुछ वर्ड देखेंगे जो एनसीईआरटी यूज करते हैं, जो हमारे एग्जामिनर हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो यूज करते हैं उस वर्ड का, इस चैप्टर से है, वो मैं आपको बताता हूँ। और भरोसा रखो यार, कुछ बाहर का क्या, जो पूरा बुक के बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना, भरोसा रखो। ठीक है। अभी देखते हैं इसके नेक्स्ट पैनल पे कुछ वर्ड। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी द्वारा या फिर जो हमारे एग्जाम द्वारा यूज किए जाने वाले कुछ वर्ड। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है। जैसे पोषी, जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी या होस्ट कहते हैं। पोषी जैसे मैंने आपको बताया था परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के बाहर या भीतर आके अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे मच्छर हो गया, वो हमारे बाहर से पोषण प्राप्त करता है, तो मच्छर क्या हो गया, वो परजीवी हो गया, तथा हम क्या हुए, उसके लिए होस्ट हुए, उसके लिए पोषी हुए। ठीक है। वैसे आती है स्वाद कलिका। स्वाद कलिका क्या होती है, जिसे इंग्लिश में टेस्ट बड बोलते हैं। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलिका कहते हैं। जो हमारा टंग है, जो हमारा जीभ है, उसके ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, उसे स्वाद कलिका कहते हैं। ठीक है। एक वर्ड है काइम। अमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, उसे काइम कहते हैं। काइम क्या, जब भोजन हमारे अमाशय पहुंचता है, जब उसमें जठर रस मिलता है, तो भोजन लेई की तरह हो जाता है। लेई जैसे आटा का लेई बनाते हैं ना, शायद पता होगा आपको, आटा का, तो भोजन कैसे हो जाता है, लेई की तरह हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह, उसे काइम कहते हैं। ठीक है। एक और वर्ड है चाइल। काइम और चाइल, थोड़ा ज्यादा जोर से चाइल बोल दिया। चाइल जो है
भोजन के पूर्ण रूप से पाचन के बाद काइम और तरल हो जाता है, जिसे चाइल्ड कहते हैं। जब काइम छोटी आंत में पहुंचता है, वहां उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, मतलब काइम क्या है, और तरल हो जाता है और ज्यादा टूट जाता है, उसे चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है। विलाई, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अंगुली के समान रचना पाई जाती है जो पचे भोजन के अवशोषण में भाग लेती है, जिसे विलाई कहते हैं। छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार है उस पर छोटी छोटी उंगली के समान रचना होती है, जिसपे रक्त केशिकाएं जो है उस पर घेरी रहती है, उसको लपेटी रहती है, जिसे हम विलाई बोलते हैं। ये पचे भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है। क्रमानुकुंचक गति, जब मैंने आपको बताया था मनुष्य का आहार नाल के बारे में, तब मैंने आपको क्रमानुकुंचन के बारे में बताया था। क्रमानुकुंचन क्या होता है, तो वो ग्रास नली में होता है। जब वो मुड़ता है, सिकुड़ता है, उसे क्रमानुकुंचन बोलते हैं। और क्रमानुकुंचन गति क्या है, तो उसके मुड़ने और सिकुड़ने का नियत रूप से वो मुड़ता है, सिकुड़ता है, उसे क्रमानुकुंचन गति। जब भोजन हमारे ग्रास नली में जाता है तो हमारे ग्रास नली क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, ऐसे करते करते भोजन नीचे की ओर गति करता है। इसे क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचक गति बोलते हैं। ठीक है। अपमार्जक, अपमार्जक जो है, अपमार्जक ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और ऐसे आपको एक वर्ड भी आता है जो मैं बता देता हूँ। और एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में अपमार्जक अलग चीज है, बायो में अपमार्जक अलग चीज है, दोनों जगह अपमार्जक है और दोनों अलग अलग है। अपमार्जक वैसा जीव जो अन्य जीवों के मृत शरीर के सड़े गले पदार्थ को खाता है और उसे अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, उसे अपमार्जक कहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर कभी कोई जानवर मर जाता है तो उसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव आते हैं उसको खा जाएंगे, उसको अकार्बनिक पदार्थ में बदल देंगे। उन सभी छोटे छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है। फिर से बोलता हूँ, केमिस्ट्री में अपमार्जक और बायो में अपमार्जक दोनों अलग अलग चीज है। दंत प्लाक, दंत प्लाक क्या है, दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करने से उसके ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है, जिसे दंत प्लाक कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि दांत के ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं, जो डेंटाइन के ऊपर होता है। जब हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तब उसके ऊपर एक परत का निर्माण होता है हमारे दांतों के ऊपर, जिसे दंत प्लाक बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड है, ये नहीं, कुछ और 4-5 और है, जिसको इसके नेक्स्ट पैनल पे मैं आपको बताता हूं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। और जितने भी आपको लिखवाया गया है इससे पहले, जितने भी पैनल पे या फिर जितने भी लेक्चर में, वो उसको आप अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल होंगे। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आगे सभी चैप्टर है, इतने ही अच्छे से और इतने ही बारीकी से और इतने ही डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो फिलहाल इसके देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। अभी हम देखेंगे दंत अस्थिक्षय, पायसीकरण तथा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये कुछ नहीं, बस मनुष्य के जो आहार नाल है उसका अवशोषी अंग है, जो छोटी आंत की यहाँ पे से नीचे से उंगली जैसा निकला होता है। मैं जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, पिक्चर मनुष्य के आहार नाल का, इस वीडियो के एंडिंग में या फिर यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। ठीक है। आप देख लेना, ये साइड में लगा हुआ है। अपेंडिक्स मनुष्य का आहार नाल का अवशोषी अंग। दंत अस्थिक्षय क्या है, मीठी चीज जैसे चॉकलेट हो गया, लड्डू हो गया, जितनी भी मीठी चीजें हैं उसको खाने के बाद अगर जब हम दांत को अपने अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस मीठे चीज से रासायनिक क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर देते हैं, और वो जो अम्ल है वो दांतों में छेद बना देता है, दांतों में छिद्र बना देता है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ये मैं लिख दिया हूं, देखो, मीठे चीज खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करने पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया द्वारा अम्ल का निर्माण करते हैं जो दांत में छिद्र बना देते हैं, जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। जो दांत में छेद हो जाता है उसे ही दंत अस्थिक्षय कहते हैं। अब एक वर्ड है पायसीकरण। पायसीकरण क्या है, पीत में उपस्थित लवण, लवण ध्यान रखना लवण है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है लेकिन लवण होते हैं। ठीक है। तो पीत में उपस्थित लवण की सहायता से वसा का विखंडन की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। तो पायसीकरण क्या है, तो पीत में के जो पीत में लवण होते हैं उनकी सहायता से वसा का विखंडन की क्रिया को
पाइसीकरण कहते हैं। आज हमने देखा इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव के बारे में, कुछ सब्जेक्टिव मैंने आपको बता भी दिया है, वैसे बताया भी, कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आए भी तो इस सब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएंगे, इस आज के वीडियो से कहीं से बाहर नहीं आएंगे, मतलब इसी में से आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वो आया कहाँ से है, उसके लैंग्वेज को समझना है। और कुछ वर्ड जो एनसीईआरटी या फिर क्वेश्चन में आता है, बुक में भी दिया है ये सब। तो आज बस इतना ही बोलूँगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम ध्यान से पढ़े हुई चीज़ों का रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ाई करना, रिवीजन करना, उसको याद रखना, प्रैक्टिस में लाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बैंक आता है या फिर गाइड आता है, जो अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर खरीद सकते हो। तो उसको पढ़ना, उसको देखना, उसके क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।